हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंडिया स्विफ्टी में। हम पढ़ रहे हैं अभी कक्षा 11वीं का अकाउंट चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण। इसका मैंने एक और दो क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने उसको देखा होगा तो मैंने उसमें आपको तीसरा नंबर का क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था और एक एग्जाम्पल बनाने को कहा था। अब अगर आपसे वो बन गया होगा तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमसे ये बन गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था, आपके प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को मैं हल करूंगा, लेकिन जब मैं एक दो टॉपिक समझाता हूं तो आगे का क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपको होमवर्क दूंगा। तो मैंने दिया था। अब आज बारी है उस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का जो आपका होमवर्क था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हमारा व्यावसायिक सौदों का लेखांकन और प्रश्न है लेखांकन समीकरण। तो आपके पास बुक होगा नवबोध का, तो निकाल के बैठिए। ये रहा नवबोध का बुक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है मोहन ने नगद राशि से व्यापार आरंभ किया। मैंने आपको बताया था कॉलम एक लेन देन का रहेगा और एक बड़ा सारा कॉलम रहेगा जिसमें संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी का फॉर्मूला अप्लाई होता है। जहां पर एक छोटा सा डब्बा आपको नीचे छोड़ना है, इसलिए कि संपत्ति क्या क्या आ रही है, दायित्व क्या क्या आ रहे हैं उसके लिए। ठीक, तो सबसे पहला आपका प्रश्न का पॉइंट है, पहला पॉइंट जो कहता है व्यवसाय आरंभ किया। कितने से किया? तो 50,000 से किया। अब मैंने आपको समझाया था जितनी राशि से व्यापार शुरू होती है वही संपत्ति भी होती है और वही पूंजी भी होती है। ठीक, तो हमने संपत्ति के नीचे रोकड़ लिखा क्योंकि वो नगद लगाकर व्यवसाय आरंभ कर रहा है, और पूंजी में भी कितना लिखा? 50,000 लिखा। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पहला हो गया, हर प्रश्न में आपको यही लिखना है, व्यवसाय आरंभ किया गया, और जो भी चीज आरंभ करे अलग अलग दिखाना है। अगर अलग अलग चीजों से करता है नहीं तो बस एक रोकड़ और वही पूंजी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है नगद माल बेचा। अब देखिए, सॉरी क्रय है, बेचा तो उसके बाद का होगा। हाँ, क्रय है, क्रय। नगद माल क्रय 30,000 का। अब देखिए, अब जो भी हम खरीदेंगे और बेचेंगे वो किस पैसे से खरीदेंगे? जो अपने पास 50,000 है उसमें से खरीदेंगे। तो जब नगद माल खरीदा 30,000 का, तो 50,000 में से 30,000 घट जाएगा क्योंकि उतने ही पैसे से आप कुछ खरीदोगे। लेकिन इस पैसे को अलग से यहाँ पर शो करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये रोकड़ नहीं है, ये माल है। ये 30,000 माल के अमाउंट को शो करता है, तो माल का अमाउंट अलग से दिखना चाहिए, रोकड़ अलग से दिखना चाहिए, तो ये रोकड़ का अलग से दिखाना है। तो 50,000 में हमने 30,000 घटाया तो अब बचा 20,000 रुपए। ये क्या है? ये रोकड़ है। प्लस 30,000 हमने क्यों दिखाया? क्योंकि ये माल है, तो अलग से आपको 30,000 का माल दिखाना है। पूंजी में ये नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? मैंने आपको समझाया था, ऐसे खर्चे जिसको करने के बाद पैसे वापसी की उम्मीद हो वह खर्चे इसमें नहीं घटाते, लेकिन ऐसे खर्चे जिसके वापसी की कोई उम्मीद नहीं उसको घटाना रहता है। अब देखिए समझाता हूं। अगर आपने माल खरीदा तो उसको बेच करके आपको पैसे मिल जाएगा, इसलिए उस क्रय की राशि को आप इसमें नहीं घटाएंगे। लेकिन आपने किसी को मजदूरी दिया, कमीशन दिया, वेतन दिया, तो क्या वो मजदूरी वापस मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो ऐसे समस्त खर्च जिसकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है उनको आप पूंजी में भी घटाएंगे, क्योंकि वो आपके रोकड़ को भी कम करता है, पूंजी को भी कम कर देता है। समझ आया? ठीक, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है पर फिर से बता दिया ताकि जो नए बच्चे होंगे वो अपने ध्यान में रखें। अब इस तरह से हमें लिखना है, जब भी कुछ खरीदेंगे तो रोकड़ में से घटाएंगे, नगद है तो अलग से शो करना है, फिर बैलेंस करेंगे तो एक लाइन खींच लेना इस तरह से। तो 50 में 30 गया, 20,000 बचा, 30,000 का माल है और 50,000 की पूंजी है। अगला पॉइंट हमारा तीसरा, माल क्रय किया, सॉरी माल विक्रय किया। तो माल विक्रय कितने में किया? तो देखिए प्रश्न बताया है, लागत था 10,000 का, बेचा है 12,000 में। तो आपको ध्यान देना है कि जब 10,000 का माल निकल रहा है 12,000 में, इसका मतलब आपको 2,000 का शुद्ध लाभ हुआ। कितने का? 2,000 का। तो ध्यान दीजिए, माल में से उतना अमाउंट घटाएंगे जितना का माल जा रहा है, जो लागत है। तो लागत बताया 10,000 का माल बेच रहे हैं, तो हम माल में से 10,000 घटाएंगे। जितने में बिका वो पैसा मिल रहा है, तो 12,000 मिल रहा है, तो 12,000 को रोकड़ में जोड़ेंगे। इन लेन देन से हमें 2,000 को प्रॉफिट हुआ, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जुड़ेगा पूंजी में, तो आपको पूंजी में प्लस 2,000 इस तरह से लिखना है। तो याद रखिए, जितने का भी माल लागत का निकल रहा है वो माल में से घट जाएगा, जितना पैसा मिल रहा है वो रोकड़ में जुड़ जाएगा। जो भी लाभ हानि होगा तो घटाएंगे पूंजी में, और अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, समझ आया? ऐसे प्रश्न आपको 2-3 जरूर मिलेंगे, तो ध्यान में रखिए इसको, काफी सरल है। तो जब भी कम के सामान को ज्यादा में बेचे तो 3 जगह एंट्री होती है। पूंजी में कुछ जुड़ेगा घटेगा, जितना हमें बिक रहा है वो रोकड़ में जुड़ेगा, और जो जा रहा है माल लागत का माल में घटेगा। तो 20,000 में 12,000 जोड़ने के बाद अब रोकड़ हो गई 32,000 की। 30,000 के माल में से 10,000 का माल बेच दिया तो अब माल हो गया 20,000 का।
50,000 की पूंजी में 2,000 जोड़े तो वो 52,000 की पूंजी हो गई। इस तरह से हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम चौथे में आते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा फर्नीचर उधार खरीदा। अब देखिए, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, नगद उधार दोनों, लेकिन जब उधार खरीदते हैं तो पैसा आपने नहीं दिया तो कभी भी रोकड़ में से कुछ भी नहीं घटेगा, वो जीरो रहेगा। ये याद रखना है जब भी आप उधार खरीदते हैं तो जल्दीबाजी में कभी भी उधार लेन देन को इसमें ना घटाएं। अब चूंकि आपने फर्नीचर खरीदा तो ना तो ये रोकड़ है ना तो ये माल है, ये एक अलग चीज है, तो आपको ऊपर में शो करना है माल के बाद फर्नीचर करके, क्योंकि एक तीसरी चीज नहीं आ गई फर्नीचर, तो इसके अमाउंट को अलग से तीसरे नंबर पे दिखाना है। इसलिए मैंने बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि ना तो माल आया ना तो रोकड़ आया, सिर्फ फर्नीचर आया तो अलग से फर्नीचर लिखे, लेकिन इतना पैसा आपको कभी ना कभी उसको देना है जिससे आपने उधार खरीदा था। अब आपके एक लेनदार आ गए, आपका दायित्व प्रकट हो गया, तो आपको दायित्व के नीचे लेनदार लिखना है और उस अमाउंट को 2,000 को शो करना है कि हाँ इतना रुपए में कभी ना कभी उसको देना है। तो जब भी उधार खरीदेंगे आपका एक लेनदार दायित्व बन ही जाता है जिसको पैसा देना है। अब 32 का 32 रोकड़ तो गया नहीं, 20 का 20,000 का माल, बस 2,000 का अलग से फर्नीचर और उतना ही पैसा आपको देना है प्लस 52,000 की पूंजी। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, उधार माल खरीदा। अब देखिए यहाँ पर फर्नीचर खरीदा था, 5वें पॉइंट में माल खरीदा है। माल खरीदने से माल आ गया तो माल में बढ़ाओ, तो कितने का माल खरीदा? 20,000 का, तो 20,000 का पहले से था, 20,000 का और खरीदा तो कुल माल कितना हो गया? 40,000, तो हमने जोड़ के लिख दिया 40,000। क्या उधार खरीदने से पैसा जाता है? नहीं, तो अभी भी रोकड़ क्या रहेगा? जीरो रहेगा। लेकिन ध्यान देना है, ये 20,000 का माल जो आया वो उधार था, तो उतना पैसा आपको फिर से देना है। तो जो 20K लिखा हो इसका मतलब समझिए 20,000 आपको और देना है, तो वो जुड़ जाएगा, आपका दायित्व और बढ़ गया, आपके लेनदार और ज्यादा हो गए। तो आप चाहे तो दोनों को अलग अलग शो करते हैं, फर्नीचर की राशि को अलग, माल के अलग, क्योंकि हमेशा अलग अलग अमाउंट को अलग अलग ही दिखाना है, पर मेरे में जगह नहीं है तो मैं जोड़ के लिख रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो 2,000 प्लस 20,000 में मिला करके 22,000 लिख दिया, माल बढ़ के 40 हो गया, बाकी 2,000 का फर्नीचर है, 32,000 का रोकड़ है और 52,000 की पूंजी है। अगला और लास्ट टॉपिक शायद हमारा, नहीं 2 टॉपिक और बचा है, तो 6वां टॉपिक है लेनदार को दिया। अब आपको पता है 2 प्रकार के लेनदार है, एक फर्नीचर के और एक माल के। अब उनमें से आपने 15,000 रुपए का भुगतान कर दिया लेनदारों को, तो तुरंत आपने भुगतान किया तो किसमें से किया होगा? जो रोकड़ है उसी में से करोगे। तो रोकड़ है 32,000 का, 32 में 15,000 घटा दो, तो 32 में 15 गया, 17,000 बचा। इतना ही पैसा लेनदार में से घटाओ क्योंकि वो उनको हमने दे दिया, तो 22,000 के लेनदार से 15,000 रुपए को घटाएंगे तो 7,000 रुपए का अब लेनदार बचे, 17,000 का रोकड़ बचा, 40,000 का माल है, 2,000 का फर्नीचर है, 52,000 की पूंजी है। अब लास्ट में वेतन। मैंने आपको थोड़ा देर पहले समझाया था, ऐसे खर्च जिसका भुगतान करने के बाद उसकी वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसको हम रोकड़ पूंजी दोनों में घटाएंगे। जब वेतन दिया तो हमने जेब से दिया होगा, मतलब रोकड़ से दिया होगा, तो 17,000 के रोकड़ में से 1,000 रुपए आप माइनस कर दो, बचेगा 16,000 रुपए। लेकिन इतना ही पैसा पूंजी को भी कम कर देता है, मजदूरी किराया वेतन सब घटाना ही है, तो घट के वो कितना है? 51,000। लेनदार है 7,000, ये है 2,000 फर्नीचर, 40,000 का माल, 16,000 का ये। उत्तर की जांच मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो अभी आपको बता देता हूँ। बराबर के इस तरफ के दोनों अमाउंट को जोड़ना है और इस तरफ के सारे अमाउंट को जोड़ना है, दोनों अमाउंट बराबर होते हैं, ये उत्तर की जांच। तो देख करके आप बता सकते हैं 51 और 7 58,000 हो रहा है, तो इनको भी 58,000 होना पड़ेगा। तो 40,000 में 16,000 जोड़ूंगा तो 56,000, 56 में तो जोड़ूंगा 58,000। यहाँ पर हमारा दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, 58,000 बराबर 58,000। अब याद रखिए आपको लिखना नहीं है, ये उत्तर की जांच है, तो मैंने बस समझाने के लिए लिख दिया। जब आपका लास्ट कंप्लीट हो जाए ना तो इस तरह से आपको खाता क्लोज कर देना है, इसको पूरा बंद कर देना है, एक्स्ट्रा लाइन है तो मिटा देना, और पेन में लिखोगे कहाँ से मिटाओगे। ठीक, तो ध्यान रखिए इस तरह से हमारा प्रश्न बनता है। तो फटाफट बता देता हूं, सबसे पहले ऐसे हर प्रश्न में बोला जाएगा इतना रुपए लगाकर या माल फर्नीचर ये लगाकर व्यवसाय आरंभ किया गया। तो जब भी रुपए लगाकर के आरंभ होगा आपको बस एक हेडिंग लिखना है, व्यवसाय आरंभ किया। रोकड़ आ गया संपत्ति में तो रोकड़ लिखना है, जितना रोकड़ उसको यहाँ शो करेंगे उसी को पूंजी में शो करेंगे, खत्म। दूसरा पॉइंट में कुछ ना कुछ नगद खरीदता है, तो इसने खरीदा माल तो रोकड़ में से घटेगा, पर माल के अमाउंट को अलग से शो करना है, वहां कुछ नहीं होगा। बैलेंस करेंगे तो लाइन खींचेंगे, नीचे आगे आते हैं तो 50 में 30 गया, 20 बचेगा। अब कुछ भी खरीदोगे बेचोगे उसी में से होगा, और कुछ उधार होगा तो दायित्व प्रकट होता है। विक्रय किया 12,000 का, 10,000 के माल को 12 में विक्रय किया, तो माल तो 10,000 का गया, तो माल में से 10 घटाओ, 12,000 मिल रहा है तो रोकड़ में जोड़ो, जो लाभ हानि हुआ उसको पूंजी में जोड़ो।
ठीक, बैलेंस करते हैं। अब 32,000 का रोकड़, 20,000 का माल, 52,000 का पूंजी। यहाँ पर अगला फर्नीचर उधार खरीदा, तो फर्नीचर तीसरे नंबर का अमाउंट है, आ गया। हमने लिखा फर्नीचर यहाँ अलग से, लेकिन उतना पैसा उधार है तो देना है, तो वहां पर रख दिए दायित्व के नीचे। आगे बढ़ते हैं, उधार माल क्रय किया तो माल आ गया, तो माल बढ़ गया, लेकिन पैसा देना है तो दायित्व भी बढ़ गया, तो वो 22,000 का हो गया जो 2,000 का था। अगला पॉइंट है, लेनदार को दिए तो रोकड़ तो कम, क्योंकि नगद भुगतान कर दिए, तो दायित्व भी कम, तो ये हो गया 7,000, ये हो गया 17,000। वेतन दोगे तो दोनों में घटेगा, खेल खत्म, पैसा हजम। अब देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न। चौथा नंबर का प्रश्न, वैसे ये तो होमवर्क होना चाहिए था, पर मैं बता देता हूं, ठीक। तो वेट एंड वॉच। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर चूंकि मैं स्क्रीन में नहीं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, तो आपके पास बुक होगा, बुक निकाल करके बैठिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ और सीधा लिख देता हूँ। तो पहला पॉइंट है, 18,750 रुपए व 6,250 रुपए का माल लगा करके व्यापार आरंभ किया गया। मैंने समझाया था व्यापार की शुरुआत रोकड़, माल, फर्नीचर, किसी भी चीज से हो सकती है। तो जितनी चीजें आएंगी वो सब संपत्ति है, तो आपको अलग अलग शो करना है, लेकिन टोटल जोड़ करके आपको एक बार पूंजी में लिखना है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर व्यापार शुरू करता है तो अपने पूंजी से ही करता है, वो जो भी खरीदेगा पूंजी से ही खरीदेगा, तो जो भी लगाया गया वो उसकी पूंजी होती है, जब टोटल अमाउंट को पूंजी में लिखना है। अब यहाँ पर दो चीजें आई, पहला रोकड़ भी आया और माल भी आई, तो इस तरह से आपको अलग से शो करना है, डब्बा लिख करके। इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप भी मेरे जैसे ना लिखे। इस तरह से एक लाइन छोड़ना है जहां पर आपको शो करना है रोकड़ को अलग से प्लस माल को। अब 18,750 रुपए का रोकड़, पॉइंट 1 में लिखेंगे व्यवसाय आरंभ किया, ठीक। तो 18,750 रुपए प्लस 6,250 रुपए जोड़ेंगे तो 18 6 24, 24 और ये दोनों मिलकर के 25। तो 25,000 रुपए हम लिखेंगे पूंजी में, ये लिख दिया हमने 25,000 रुपए पूंजी में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा 500 रुपए किराए के नगद दिए। देखिए आपने किराया दे दिया तो किस में घटेगा, किराया, मामूली सी बात है, ये खर्च है, किराया, वेतन, कमीशन, मजदूरी सब खर्च है, तो ये रोकड़ को भी कम कर देगा और ये पूंजी को भी कम कर देगा, तो दोनों में घटा देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 18,750 में 500 गया तो 18,250 होगा, 6,250 का माल है और 24,500 का पूंजी हो गया। तीसरा पॉइंट को टच करते हैं, देखते हैं क्या है। तो तीसरा पॉइंट कहता है 7,500 रुपए का माल नगद व 11,000 रुपए का माल उधार बेचा। अब नगद बेचो चाहे उधार, अरे क्रय है यार, मैं बेचा पढ़ लेता हूँ। तो प्रश्न है 7,500 का माल नगद और 11,000 का माल उधार क्रय किया। अब नगद खरीदो चाहे उधार, माल तो आ गया, तो जो माल है वो और बढ़ जाएगा। तो देखिए लिख देता हूं, नगद व उधार माल क्रय किया। अब जो नगद है उतना पैसा गया तो रोकड़ में घटा दो, और जो उधार है वो रोकड़ में नहीं घटेगा, वो दायित्व में लिखा जाएगा, ठीक। तो नगद है 7,500 का, उतना पैसा गया तो आप घटा देंगे 7,500, ठीक। उधार है 11,000 का, तो आप यहाँ पर दायित्व के नीचे लिखेंगे लेनदार, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा 11,000 रुपए, ये आ गया लेनदार। पूंजी तो 0 रहेगी। अब माल बढ़ गया कितने हजार से, तो देखिए 11,000 रुपए का उधार और 7,500 का नगद, तो दोनों जोड़ करके 18,500 हुआ। तो माल आ गया खरीदने से 18,500 का। दोनों को अलग अलग नहीं लिखना है, जोड़ करके एक साथ आप माल में बढ़ा देंगे, ठीक। तो जितना नगद आ रहा था वो रोकड़ से चला गया, जितना उधार आया था वो दायित्व में लिख दिए। अब दोनों को जोड़ करके माल को बढ़ा देंगे, क्योंकि माल का अमाउंट अब बढ़ जाएगा। कितना का माल हो गया, तो 18 और 6 24,750, तो 24,750 रुपए का माल हो गया। इसमें से घटाना है तो 18,000 में से 7,000 गया, 11,000 बचेगा। 11,000 में से 250 रुपए और घटा देना है,
तो 10,750 बचेगा। सही जवाब 10,750। अब हम लिखेंगे यहाँ 11,000 की लेनदार और 24,000 की पूंजी, 24,500 की पूंजी। ठीक, अब देखते हैं चौथा टॉपिक। अगर यहाँ कंफ्यूजन होगा तो फिर से बता देता हूँ, नगद जो खरीदोगे रोकड़ में घटेगा, जितने का माल आपने नगद उधार से खरीदा वो टोटल करके आप माल में जोड़ोगे, जितना उधार है उसको अलग से लेनदार करके दायित्व में दिखाना है और पूंजी जीरो रहेगी, बैलेंस करके नीचे आए। अब चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट है हमारा 12,500 लागत का माल 25% लाभ पर बेचा, इसमें से 6,875 रुपए प्राप्त हुए। काम बहुत बड़ा है, ध्यान से देखिए। लागत इसको लिखना नहीं है, ये कार्यविधि इसको अलग से लिखोगे आप। तो लागत है 12,500 का, इस पे लाभ कितना चाहिए? 25% का लाभ चाहिए, तो ये जुड़ेगा पूंजी में क्योंकि इसमें लाभ है। तो हम निकालते हैं लाभ 25%। तो देख करके बताओ इसका 25% कितना होगा? 12,000 का आधा 6,000, 6,000 का आधा 3,000, 500 का आधा 250, 250 का आधा 125, तो मैं कहूंगा 3,125। अब आप 25/100 गुणित 12,500 करके निकाल के देखिए, यही निकलेगा। निकल गया। अब मैं ज्ञात करूंगा इसका विक्रय मूल्य, क्योंकि प्रश्न है 12,500 रुपए लागत के माल को 25% लाभ पर बेचा, मतलब ज्यादा में बेचा, ये तो लागत है। आप बढ़ाते हैं तो अगर आप जोड़ते हैं 12,000 में 3,000 को तो ये 15,000 हो जाएगा, 500 में 100 को 600 हो जाएगा, 25 का 25, तो ये हो गया 15,625। तो विक्रय मूल्य पता चला बिका कितने में है, वो 15,625 रुपए में। ठीक, अब इतना मिलना चाहिए था लेकिन मिला कितना नगद? तो मिला है 6,875 रुपए मिला है, 6,875। तो देखिए अब आपको प्राप्त कितना हुआ उसको माइनस कर दीजिए, तो 6,875 रुपए प्राप्त हुआ। ठीक, घटाते हैं, 5 में 5 गया 0, कुछ बचे। ऐसा भी पूछते हैं कि ऐसा घटा के बताओ, ठीक है। अब 2 में 7 घटेगा नहीं, उधारी लेंगे 6 से, तो 12 हो गया, 12 में 7 जाएगा 5। ठीक, इसने दिया था तो ये खुद अब 5 हो गया। अब 5 में 8 नहीं घटेगा तो ये इससे उधारी ले लेगा, इस वाले 5 से, तो 15 में 8 जाएगा 7। हमेशा याद रखिए 8 7 15 होता है, तो 15 में 8 जाएगा 7 और 7 जाएगा तो 8। इसने एक दिया था तो खुद 4 हो गया। अब इससे ले लेगा तो ये 14 हो गया, 14 में 6 घटाएंगे 8, 8 6 14। तो इतना रुपए आपको मिलना है, इतना रुपए मिलना है। अब जो देगा वो देनदार कहलाता है। क्या कहलाता है? देनदार। जो पैसा उधार है हमारा नहीं, किसी और का जो हमें देने वाला है वो देनदार कहलाता है, जिसको हमें देना है वो लेनदार कहलाता है। ठीक, तो देनदार संपत्ति में रहती है और लेनदार दायित्व में रहता है। तो अलग से आपको देनदार करके इस अमाउंट को शो करना है। अब सब चीज मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। आप पूरा लिखेंगे प्रश्नों को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। माल का विक्रय, और आपको पूरा लिखना है कितने के लागत का माल को कितने में बेचा, कितने रुपए नगद प्राप्त हुआ। ठीक, तब आपको ये समझ भी आएगा और ये भी। ठीक, मैंने शॉर्ट में लिखा। अब देखिए बताता हूँ, नगद जो मतलब कुल जो विक्रय मूल्य है वो जुड़ेगा रोकड़ में। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। जितना रुपए नगद मिला वो जुड़ेगा रोकड़ में। तो कितना रुपए नगद मिला, तो देखिए नगद हमें जो प्राप्त हुआ वो ये है 6,875 प्रश्न में दिया है, तो जितना मिल गया उसको बढ़ा देंगे रोकड़ में, तो 6,875 जुड़ेगा रोकड़ में। ठीक, ओके, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। माल हमने कितने का बेचा, तो माल हमने बेचा लागत 12,500 का, तो माल में से उतना घटा देंगे 12,500 रुपए, क्योंकि कितने का माल गया। जो भी लाभ हो पूंजी में जुड़ेगा, तो लाभ हुआ है हमें 25%, 3,125, हमने लिखा 3,125 पूंजी में। अब इतना पैसा में मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो आ गया हमारा देनदार। तो अलग से लिखेंगे देनदार, अमाउंट को भी अलग से शो करना है 8,750 को। समझ आया? अब सबको जोड़ करके देखो, इसको छोड़ के ना किसी को मत जोड़ो, बता रहा हूं किसको जोड़ना है। इतना रुपए मिल गया, इतना मिलना बाकी है, इतना लाभ है। इन तीनों को जोड़ करके देखो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 15,625। ठीक, तो देखिए जब ऐसा प्रश्न मिले कि इतने के माल को इतने में बेचा,
लेकिन उसमें से इतना पैसा प्राप्त हो और इतना परसेंट प्रॉफिट या लॉस था, तब ये आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने लाइन से लिखा है, इसको आप नोट कर लेंगे तो आपको कभी भी समझ में आ जाएगा देखेंगे तो, लेकिन बिना इसके देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, तो 12,000 रुपए 500 लागत का माल 25% लाभ पर बेचा, तो पहला काम ये कि इसका 25% निकालो, जो कि रहा। अब ये कौन सा अमाउंट है? ये लाभ वाला अमाउंट है जो पूंजी में जुड़ेगा, तो हमने पूंजी में प्लस कर दिया। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कुल कितने में विक्रय हुआ। तो विक्रय हुआ 15,625 रुपए में। आ गया समझ? अब इतना रुपए मिलना चाहिए, पर मिला कितना? सिर्फ 6,875 रुपए, जो प्रश्न में बताया नगद इतना प्राप्त हुआ। तो इसको घटाओ, फिर पता चलेगा कितना मिलने वाला है। वो देनदार कहलाता है। तो कितना मिलने वाला है? 8,750। समझ आ गया? तो हमेशा जितना परसेंट लाभ होगा उसको जोड़ोगे, कुल विक्रय मूल्य पता चलेगा, उसमें से जितना मिल रहा वो घटाओ, तब पता चलेगा कितना मिलने वाला, मतलब मिलने वाला है, कितना मिलना बाकी है। ठीक, अब देखो लिखेंगे कैसे। नगद मिला वो रोकड़ में जुड़ गया, जितने का माल बेच रहे हो वो माल में घट जाएगा, जितना मिलने वाला है वो अलग से देनदार करके लिखना है, जो भी लाभ हुआ उसको लाभ में जोड़ देना है। अब मैं करता हूं बैलेंस। अब हमारी रोकड़ हो गई 17,000। हाँ, बहुत बड़ा हो गया, चलो आराम से जोड़ता हूँ। जीरो में 5 जोड़ेंगे 5, ये जुड़ करके हुआ 12, हासिल आई 1, 8 8 16, हासिल आई 1 और एक 7, ये 17,625 का हमारा रोकड़ हो गया। घटाएंगे, 24 में 12 गया, 12,000 बचेगा, 750 में 500 गया, तो ये बचेगा 12,250। हमारे पास देनदार है 8,750 के, हमारा लेनदार है 11,000 रुपए का, और पूंजी बढ़ गई 27,625। ठीक, 24 3 27, 5 और 100 600, 25 का 25। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको बहुत ध्यान से लिखना है और नोट करके रखना है, ताकि आप भी किसी को समझा पाए और आपको बाद में समझ आए। अब एक ही टॉपिक है इसमें, निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपए का लूना खरीदा। निजी उपयोग के लिए कोई भी स्वामी कुछ भी खरीदे वो आहरण कहलाता है। तो सिर्फ एक पॉइंट होगा, आहरण। आप पूरा प्रश्न लिख सकते हैं, निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपए का आहरण किया गया। 5,000 रुपए निकाल दिया तो ये घट जाएगा, किसमें से? रोकड़ पूंजी दोनों में से। पूंजी में क्यों घटा? तो देखिए, व्यापार का स्वामी अपनी पूंजी लगा करके व्यापार शुरू करता है, तो अपने व्यापार से कुछ भी निकालेगा, मतलब अपने पूंजी से निकालेगा, तो वो पूंजी से भी कटेगा, रोकड़ से भी कटेगा। ठीक, तो ये दोनों पक्ष में कटता है। अब बैलेंस करते हैं। 5,000 घटाने के बाद ये हो जाएगा 12,625, 12,250 का माल, 8,750 रुपए का देनदार, 11,000 रुपए के लेनदार, 27 में 5 जाएगा, 22,625 रुपए के पूंजी। अब दोनों पक्षों को जोड़ करके देखना है। देखने से तो लग रहा है ये ज्यादा है वो कम है। चलिए देखते हैं, कुछ गलती किए होंगे तो सुधारेंगे, बाकी तो सब कुछ ठीक है। इम्तिहान है आज, इम्तिहान है। चलो देखते हैं जोड़ के। तो ये हो रहा है आपका 22 और 11 33,625। ठीक, 33,625। इसको देखते हैं। 12 12 24, 24 और 8 32। अब देखना 750 को ये मिलेगा 33,625, वो भी 33,625, ये भी 33,625। बिल्कुल सही बनाया मैंने, मजा आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है ना तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि मैं फिर से बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, और हमारा टारगेट रहता है 10 से 15 मिनट के अंदर आपको समझाना। आपको पेशेंस के साथ आपको फिर से इसको देखना है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पढ़ करके अगले वीडियो जब मेरा आएगा तो उसमें कवर कर दूंगा। और